हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 के 5th लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर चैप्टर 5 चल रहा था फार्माकोग्नोसी में, एंड चैप्टर 5 में हमने लेग्जेटिव, कार्डियोटॉनिक, कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स, ये जो आपकी 4 कैटेगरीज हैं, इनको हमने कवरअप कर लिया था। और इनमें जो ड्रग्स ये यहाँ पर ये दी हुई हैं, इनको भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज का हमारे चैप्टर 5 का 5th लेक्चर है, 5वां लेक्चर है, जिसमें हम आपकी 5th कैटेगरी को, 5वीं कैटेगरी को, दैट इज़ ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, इसको हम पढ़ेंगे। और इसमें जो ड्रग्स हैं जैसे हायोसैमस है, बेलाडोना है, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफ़ी सीड्स, कोका, ठीक है। तो ये ड्रग्स आज के इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि वर्क करती हैं हमारे नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, उन ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप पूछोगे सर नर्वस सिस्टम क्या है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली यानी कि हमारे जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हम जो भी एज अ मतलब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, रीजनिंग, मेमोरी, एज अ मतलब मेमोराइजेशन, एज अ मतलब रीजनिंग, लर्निंग, या कोई भी हम चीज़ याद कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं नर्वस सिस्टम में। और जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, या मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, ये सब एज अ मतलब कंट्रोल किसके ज़रिए से हो रहा है, एज अ मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल हो पा रहा है। ठीक है, सो दैट नर्वस सिस्टम जो है इसको बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज PNS टुगेदर मेक अप द नर्वस सिस्टम। यानी कि CNS और PNS ये दोनों आपस में मिलकर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि आप इन नोट्स में देख सकते हैं, यानी कि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से जो हमारा PNS है, ये PNS किससे मिलकर बना हुआ है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व से मिलकर बना हुआ है। जैसे क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, ऐसी नर्व्स हैं जो कि हमारे ब्रेन से निकल रही हैं। ठीक है, और ऐसी नर्व्स हैं जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड्स इनटू द सोमेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज SNS regulating sensation and motor control of the skeletal muscle, and the autonomic nervous system ANS regulating involuntary functions such as heart rate and gut motility। अब आप एक बात ये समझो, देखो यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या आ गए थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गई थी, यानी कि जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कंट्रोल सेंटर है वहाँ का। ठीक है, अब ये जो PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, SNS में, और किस में हम डिवाइड कर देते हैं इसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, यानी कि ANS में। अब SNS जो है, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या काम करता है कि जो भी हमारा सेंसेशन हो रहा है, मोटर कंट्रोल है स्केलेटल मसल्स का, उसको परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेन चुबोया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेन चुबोया, तो यहाँ से मैसेज गए, इम्पल्स गए हमारी ब्रेन तक, और ब्रेन से इम्पल्स आए हमारी मतलब फिंगर तक कि भाई तुम्हारी इस जगह पर दर्द हुआ पेन चुभने का। ठीक है, मुझे एहसास हो गया। ठीक, तो ये क्या है, एज अ मतलब सेंसरी वर्क कर रहा है। या कोई भी चीज़ मान लो गर्म है, अब मैंने उसको छुआ, तो एकदम से फ़ौरन मिनट सेकंड, 1 सेकंड के अंदर ही अंदर मैं जो है अपना हाथ को बचा लेता हूँ, हटा लेता हूँ। तो ये क्या है कि फ़ौरन से पहले मेरा हाथ वहाँ से हट रहा है। क्यों कि फ़ौरन एकदम इम्पल्स हमारे जो है ब्रेन में गया, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और फिर वहाँ से जो है मैसेज कहाँ पर आया, उस पार्टिकुलर ऑर्गन तक आया, मेरे हाथ तक आया, और मैंने अपने हाथ को बचा लिया। ठीक है, तो ये क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए से कंट्रोल होता है, जो कि रेगुलेट करते हैं सेंसेशन को। जैसे मैंने यहाँ पर पेन चुभाया तो सेंसेशन हुआ, ठीक है, इसको रेगुलेट करते हैं। और मोटर कंट्रोल को स्केलेटल मसल्स के, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने गर्म चीज़ को टच किया, फॉर एग्जांपल ये पेन है, मान लो ये हॉट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, मेरी उंगली इस पर लगी और एकदम से हट गई, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन जो है, एज अ मतलब सेंसरी नर्व्स जो है वो मैसेज लेकर गए, और वहाँ से फिर मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज आया कि अपनी उंगली को बचाओ, तो फ़ौरन से पहले उंगली एकदम से खुद ब खुद ही हट गई। ठीक है, तो ये क्या है, SNS है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये ऑटोनॉमिक, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोनॉमिक यानी कि खुद ब खुद काम करता है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ठीक है, इसको एज अ मतलब सेंसरी की या किसी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को, ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है,
जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट रेट है, गट मोटिलिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें। आप चाहते हो कि आपका जो हार्ट है वो एज अ मतलब ब्लड को पंप करना एज अ मतलब बंद कर दे या काम करना बंद कर दे, आप कितना ही ये बात मतलब अपने माइंड में सोच लो, एज अ मतलब परफॉर्म नहीं होने का। क्योंकि क्या है कि हार्ट कैसा ऑर्गन है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, इसमें इनवॉलेंट्री फंक्शंस परफॉर्म होती हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि हार्ट रेट है, गट मोटिलिटी है, और भी बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं। अब देखो ये सुनो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी जो है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। शुरू से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो हमारा नर्वस सिस्टम था उसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, CNS में और PNS में। ठीक है, PNS को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, SNS में और ANS में, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, दैट इज़ फर्दर डिवाइड्स इनटू द किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है भाई, वर्क्स व्हेन बॉडी इज एक्टिव, दस इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, कि जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पर एक्टिव हूँ, आपके सामने यहाँ पर मैं एज अ मतलब लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है, एक्टिव है। तो इसमें क्या है कि हार्ट रेट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ होगा जब हम दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। ठीक है, या फॉर एग्जांपल शेर आ गए हमारे सामने, या कोई भी मान लो एज अ कोई भी ख़तरा हमारे सामने आ गया, तो एकदम फ़ौरन से पहले हम दौड़ लगा देते हैं। तो उस दौरान हमारा जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ होता है, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कब काम करता है, जब हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होती है, रेस्ट में होती है। फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो, ठीक है, तो सो रहे हो लेकिन तब भी सांस चल रही है, हार्ट तब भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, फिल्ट्रेशन तब भी हो रहा है। तो ये जब वर्क करता है कि जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, 10 डिक्रीजेज हार्ट रेट, और क्या कर देता है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है और इंक्रीज़ करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी को भी। ठीक है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी है, यानी कि खाना पचाने वाली जो ऐसा मतलब क्रिया है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानो अभी आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आप किस कंडीशन में हो, अभी आप रेस्टिंग कंडीशन में हो। अभी आप किस कंडीशन में हो, रेस्टिंग कंडीशन में हो। तो आपका जो मतलब एज अ जो हार्ट रेट है वो भी थोड़ा सा स्लो होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप उठकर और भागना स्टार्ट कर दो, तब क्या हो जाएगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उस टाइम पर कौन वर्क करेगा, उस टाइम पर वर्क करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और अभी आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, तो कौन वर्क कर रहा है, आपका वर्क कर रहा है एज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जब हम सो जाते हैं, सो दैट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी, हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट जो है डिक्रीज़ हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, सो दैट नेक्स्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज CNS एजेंट्स आर दी मेडिसिन दैट अफेक्टिंग CNS मेड अप ऑफ नर्व्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्यों समझनी पड़ रही हैं, आप एज अ मतलब अपने माइंड में सोच रहे होंगे कि क्या सर ये पूरी की पूरी फिजियोलॉजी हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब तक इस चीज़ को आप नर्वस सिस्टम को नहीं समझोगे, तब तक ये कैसे पता लगेगा जो ड्रग्स आपके बॉडी पर वर्क कर रही हैं वो कैसे मतलब एज अ मतलब कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं। तो आपके सिलेबस में भी है ये एज अ मतलब कि पूरी डेफिनेशन वगैरह, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको वहाँ पर एज अ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फार्माकोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नर्वस सिस्टम की, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है उसको मैं भी काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और आप भी पूरी जी जान लगा देना, जी तोड़ मेहनत करना उसमें नर्वस सिस्टम को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि चैप्टर भी काफ़ी हार्ड है, और फार्माकोलॉजी जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं, वहाँ पर दिमाग घूम कर रह जाता है। ठीक, सो दैट CNS एजेंट्स, यानी कि ऐसे एजेंट्स होते हैं ये जो कि वर्क करते हैं, ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो कि बना हुआ है हमारी ठीक है, नर्व से, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक, द CNS प्रोसेसेस एंड कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादातर हमारी बॉडी में जो फंक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं उन्हें परफॉर्म करता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, सो पा रहा हूँ, उठ पा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। CNS इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस ड्रग्स लाइक CNS एनेस्थेटिक्स, एंटी कन्वल्जेंट्स, एंटी इमेटिक ड्रग्स, एंटी पार्किंसन एजेंट्स,
CNS stimulants, muscle relaxants, narcotic analgesics, pain relievers, and non-narcotic analgesics, acetaminophen, and non-steroidal anti-inflammatory ड्रग्स एंड द सेडेटिव्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्टेड हो सकता है, अफेक्ट होता है बहुत सारी ड्रग्स से, जैसे कि सीएनएस एनेस्थेटिक्स हैं, यानी कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, सीएनएस एनेस्थेटिक यानी कि ऐसा मतलब एनेस्थेशिया जो दिया जाता है सुन करने के लिए दिया जाता है किसी चीज़ को, ठीक है। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा मतलब बहुत से लोगों को मिर्गी का दौरा वगैरह पड़ जाता है, वो सारी चीज़ें उसके ट्रीटमेंट में। एंटीमेटिक, हमें उल्टी आ रही है, दिल मचला रहा है, तो उसमें ड्रग्स दी जाती हैं एंटीमेटिक ड्रग्स। एंटी पार्किंसन एजेंट्स, पार्किंसन जो डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स दी जाती हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट जैसे कि कॉफ़ी है, टी है, ठीक है, सो दैट ये क्या करती हैं, हमारी ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती हैं, सर दर्द को भी थोड़ा कम करती हैं, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट्स हैं, ताकि कि जो मसल्स हमारी फॉर एग्जांपल दर्द हो रहा है मसल्स में काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। नारकोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, जैसे कि अगर हमारे सर में दर्द है या एज मतलब बॉडी में कहीं पर दर्द है तो उसके लिए पेन से, दर्द से राहत पाने के लिए पेन रिलीवर्स इन्हें बोलते हैं। नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, जैसे कि एसिटामिनोफेन है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, और सेडेटिव्स हैं यानी कि नींद वगैरह लाने के लिए, ठीक। तो ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ऐसा मतलब ओवरव्यू जिसका हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जो ड्रग्स इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक। तो सबसे पहली जो यहाँ पर आपकी ड्रग है वो कौन सी ड्रग है भाई, हायोसाइमस। हायोसाइमस, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ बताई थी कि भाई जो भी मान लो कोई भी अगर ड्रग है, ठीक है, तो आपको आपके जैसे सिलेबस में मेंशन है तो आपको हर ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और थेरेपेटिक एफिकेसी पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स में आ जाती है, याद रखना, ठीक। सो दैट हायोसाइमस जो ये ड्रग है हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ द हायोसाइमस नाइगर। तो सूखी पत्तियाँ जो होती हैं, हायोसाइमस नाइगर एक प्लांट है, इसकी सूखी पत्तियों से हमें मिलता है, और इस प्लांट की, इस पौधे की, इस प्लांट की जो मतलब फैमिली है वो क्या है, सोलेनेसीज की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी पर जाकर डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। हायोसाइमस कंटेन करता है ट्रोपेन एल्कोलाइड्स, और जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग के वो क्या है, हायोसाइमिन है, हायोसिन है, एट्रोपाइन है, एपोएट्रोपाइन है, इसी तरीके से कुशकेग्रीन है, और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है, कोलिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ट्रोपिन है, अदर एमिनो एसिड्स हैं जैसे कि एलानिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ मतलब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं हायोसाइमस में। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सो दैट द ड्रग्स एंड इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूज एज माइड्रेटिक्स के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, एंटी स्पास्मोडिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मसल्स में एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, मसल्स में ऐठन आ जाती है, जकड़न से आ जाती है एकदम, तो उसके लिए एज मतलब एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स देते हैं। एंटी मस्करेनिक ड्रग्स के तौर पर, एंटी सेलोगिक के तौर पर, जो ड्रग्स जो अरेस्ट कर देती हैं एक्सेस फ्लो ऑफ सलाइवा को, यानी कि जो मतलब अगर बहुत ज़्यादा लार निकल रहा है, सलाइवा का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं। इसी तरीके से सेरेब्रल सेडेटिव के तौर पर जो कि एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती हैं ठीक है, और ब्रोंकाइटिस के और खांसी के ट्रीटमेंट में, कफ के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एंथेलमेंटिक के तौर पर, नारकोटिक के तौर पर, स्टोमैकिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। इन्फ्लेमेशन में, सूजन में, स्वेलिंग में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे हैं बेलाडोना। बेलाडोना इसका बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर टॉप्स ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना लिन, यूरोपियन बेलाडोना है ये, और एट्रोपा रेबिक लिन रॉयल, ये है इंडियन बेलाडोना। यानी कि हमें जो बेलाडोना प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता, कि सूखी पत्तियाँ जो होती हैं और जो फ्लावर टॉप्स होते हैं किस प्लांट के, एट्रोपा बेलाडोना के और एट्रोपा रेबिक के। एट्रोपा बेलाडोना यूरोपियन बेलाडोना है, एट्रोपा रेबिक जो है वो इंडियन बेलाडोना है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है इनकी सूखी पत्तियों से, उनके फ्लावर टॉप से। और इस प्लांट की जो फैमिली है वो क्या है, सोलेनेसिस की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जो बेलाडोना हर्ब है वो कंटेन करती हैं ट्रोपेन एल्कोलाइड्स, ठीक है, और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हर्ब्स के वो हैं एल हायोसाइमिन, डी एल हायोसाइमिन, एट्रोपाइन, स्कोपोलामाइन, एपोएट्रोपाइन एंड बेलाडोनाइन,
बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा हार्ड नाम है इसमें, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट हमारे इसमें है थेरेपेटिक एफिकेसी। द मेन इफेक्ट्स ऑफ बेलाडोना हर्ब इंक्लूड्स माइड्रेटिक डिवीजन डायलेशन ऑफ प्यूपिल, एंटीस्पास्मोडिक, एंटी मस्करेनिक इफेक्ट, एंटी सैलोगिक इफेक्ट एंड सेरिब्रल सेडेटिव। जो मेन इफ़ेक्ट्स हैं बेलाडोना हर्ब की वो क्या है, माइड्रेटिक के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि प्यूपिल के डायलेशन, प्यूपिल को डायलेट कराता है, हमारी आंखों में जो प्यूपिल होता है ना उसको डायलेट करा देता है। एंटी स्पास्मोडिक के तौर पर ये काम करता है, मैंने अभी आपको बताया था। एंटी मस्करिनिक के तौर पर इफेक्ट ये देता है। एंटी सियालोगिक के तौर पर ये काम करता है, यानी कि जो लार वगैरह है उसका एक्स्ट्रा अगर सिक्रेशन हो रहा है तो उसको रोकता है। सेरिब्रल सेडेटिव के तौर पर ये काम करता है। इसी तरीके से बेलाडोना हैज़ बीन यूज इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर ये यूज़ किया जाता है इन द एड एंड ट्रीटिंग अर्थराइटिस, यानी कि गठिया के इलाज के लिए, ठीक है। अर्थराइटिस में, अर्थराइटिस पेन में, घुटनों में जो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उसके इलाज के लिए इनका यूज़ किया जाता है। कोल्ड्स में, ठीक है, या हे फीवर, बुखार आ रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। बेसिकली ब्रोंको स्पाज्म में इनका यूज़ किया जाता है, कॉज बाय अस्थमा, ठीक है। वूपिंग कफ, खांसी वगैरह हो रही है, ठीक है। और इसी तरीके से हेमोरॉइड्स में और नर्व प्रॉब्लम्स में इनका यूज़ किया जाता है बेलाडोना का। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें जो ड्रग है वो कौन सा है, इफेड्रा। इफेड्रा, ठीक है। इफेड्रा क्या है भाई, कंसिस्ट करता है ड्राइड यंग स्टेम ऑफ स्पीशीज ऑफ इफेड्रा एज इफेड्रा जेरेंडियाना। जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका वो क्या है कि जो सूखी मतलब स्टेम होती हैं, जो सूखी स्टेम होती है किस स्पीशीज़ की, इफेड्रा जेरेंडियाना। जो ये प्लांट है, जो पौधा है, ठीक है, इससे जो है हमें ऑब्टेन होता है। बेसिकली इसकी जो मतलब सूखी स्टेम होती है उससे हमें ऑब्टेन होता है। और इसकी जो फैमिली है वो क्या है, इफेड्रेसीज की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जो पाए जाते हैं वो प्रिंसिपली इफेड्रा कंटेन करता है एमिनो एल्कुलाइड्स। और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इफेड्रा के वो कौन से हैं, इफेड्रीन है, नॉर इफेड्रीन है, एन मिथाइल इफेड्रीन है, स्यूडो इफेड्रीन है और नॉर स्यूडो इफेड्रीन है, ठीक है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एज अ यूज़ होता है एज ए ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है अस्थमा के ट्रीटमेंट में, यानी कि जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट कर देता है जिससे जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को अस्थमा है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि उनकी अगर ब्रोंकाई एज अ मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है जिससे थोड़ी सी नैरो हो जाती है तो सांस लेने में परेशानी पड़ती, तो उन ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है ताकि कि सांस आसानी से लिया जा सके। यूज़ होता है एलर्जिक कंडीशंस में, जैसे कि हे फीवर है, ब्रोंकाइटिस है, वूपिंग कफ है, खांसी वगैरह हो रही है, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। जो ड्रग है वो यूज़ होता है लो ब्लड प्रेशर में को ट्रीट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो पेरिफेरल कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या कर देता है, ये पेरिफेरल कॉन्ट्रैक्ट करा देता है आर्टेरियोल्स में, ठीक है। आर्टरीज को, जो आर्टेरियोल्स हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, दबा देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में अगर कोई भी एज अ मतलब पाइप होता है, ठीक है, टंकी वाला पाइप जो मतलब एज अ कार वगैरह धोने के लिए या बाइक्स वगैरह धोने के लिए जो यूज़ किया जाता है बेसिकली, या प्लांट्स में पानी देने के लिए जो बेसिकली यूज़ किया जाता है, अगर उसमें जैसे हमने पानी चलाया, ठीक है, तो उस पाइप में से जो पानी निकल रहा होता है, अगर मैं उस पाइप को, फॉर एग्जांपल ये पाइप है, अगर मैं उसको थोड़ा सा दबाता हूँ आगे से, तो क्या होता है कि उसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है और जो धार है वो दूर तक जाती है, धार जो है वो दूर दूर तक जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि मान लो लो ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये ड्रग क्या करेगा कि जो एज अ मतलब आर्टेरियोल्स हैं, और जो आर्टेरियोल्स हैं उनको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, हल्का सा मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, जिसकी वजह से उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इफेड्रा शो करता है सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी, ये शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर है ओपियम। ओपियम बेसिकली इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, ओपियम कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लेटेक्स हमें मिलता है ऑब्टेन, जो कि होता है अनराइप कैप्सूल से प्लांट के। इस प्लांट का नाम क्या है, पेपावर सोमनिफेरम, ठीक है। आफ्टर मेकिंग इंसिजन थोड़ा सा लैग हो गया था वीडियो में, कोई नहीं, ठीक है। बिलोंगिंग टू द फैमिली, और उसकी जो फैमिली है वो क्या है, पेपरवेसीज की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं वो हैं एल्कुलाइड्स है, म्यूसिलेज है, शुगर है, वैक्स है, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, ठीक है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से स्टार्च है, टेनिन्स है, और जो अदर एल्कुलाइड्स हैं ओपियम के वो कौन से हैं, कोडीन है, नॉस्कोपाइन है, नॉर्कोटीन है, इसी तरीके से पेपावरीन है। इंडियन वैरायटी जो है
वो कंटेन करती है मैक्सिमम कोडीन कंटेंट एज प्रिपेयर टू द सेवरल अदर वेराइटीज़ ऑफ ओपियम। ठीक है, तो ये सारी के सारे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। नेक्स्ट इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी यानी कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता, तो बेसिकली नारकोटिक के तौर पे, एनाल्जेसिक के तौर पे, हिप्नोटिक के तौर पे इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ओपियम के, जैसे मॉर्फिन है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके एक्शन के लिए और एक्ट करता है सेंसरी नर्व सेल पर, सेरिब्रम की, हमारी ब्रेन में जो सेरिब्रम है उसमें जो सेंसरी नर्व सेल हैं उन पर जाकर बेसिकली ये काम करता है ओपियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो ड्रग है वो क्या है, टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती। ठीक है, तो चाय तो आप सभी ने पी होगी बेसिकली। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई चाय पीने से क्या होता है कि माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी तक पी नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, सो दैट अभी ये लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड होंगे तो उसके बाद जाकर नीचे पीऊँगा। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंटेन्स प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीव बर्ड्स ऑफ द प्लांट थियासिनेसिस लिन कैमेलिया साइनेंसिस, यानी कि थिएसी इसकी फैमिली है। देखो जो टी लीव्स है कहाँ से हमें ऑब्टेन होती है, ये जो प्रिपेयर्ड लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं या लीफ बर्ड्स होती हैं किस प्लांट की, थियासिनेसिस, ये प्लांट का नाम है। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं कैमेलिया सिनेसिस भी हम इसको बोल सकते हैं, और उसकी जो फैमिली है वो क्या है, थिएसिस की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, टी लीव्स कंटेन करती हैं प्यूरिन एल्कोलाइड्स, जैंथीन एल्कोलाइड्स, मेजरली कैफीन है जो कि मतलब फाइंड टू कंटेन 1 से 3% लगभग अलॉन्ग विद अदर प्यूरिन एल्कोलाइड्स के साथ में पाई जाती है ये। इसी तरीके से थियोब्रोमाइन है और थियोफाइलिन है। जो कलर है टी लीव्स का वो टैनिन की वजह से होता है, 10 से 20% ग्लूटेनिक एसिड उसमें होता है, मेनली गैलोटैनिन है, एपी गैलोटैनिन है, इसी तरीके से एपी कैटेचिन है और कैटेचिन है। इसी तरीके से अलॉन्ग विद अदर फिनोलिक एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, टी लीव्स जो है उसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, वैक्स, रेजेंस, ऐश, ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर इसका थेरेपेटिक एफिकेसी, तो देखो सबसे पहली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इज़ यूज एज अ CNS स्टिमुलेंट, यानी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या करती है, ये स्टिमुलेट कर देती है। क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती है और दिमाग को आपके एक्टिव कर देती है, आपका दिमाग एकदम से चलने लगता है। ठीक है, एकदम से चलने लगता है, मतलब वैसे नहीं चलता जैसा मतलब कोई ऐसा मतलब दीवाने आप नहीं हो जाते। चाय पीने के बाद में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा सुकून मिलता है ऐसा मतलब ब्रेन को। ठीक है, क्योंकि क्या है, CNS स्टिमुलेंट है, एस्ट्रिंजेंट के तौर पे काम करती है, यानी कि जो खून वगैरह अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है तो उसको रोकने का काम करती है। ऑल्सो एज डायूरेटिक के तौर पे भी ये काम करती है। इसी तरीके से कैंसर के, हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, इनकी ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है बेसिकली। ठीक है, इट कैन बी सिनर्जिस्टिकली यूज़ एज एनाल्जेसिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, माइग्रेन में, ठीक है, जो सर का दर्द है, ठीक है, उसमें एर्गोटामाइन टार्टेट के साथ में। ठीक है, जो टी लीव्स हैं, चाय पत्ती है, ये अपीयर्स होती हैं टू हैव एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज़ भी इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो कितने ज़्यादा फ़ायदे यहाँ पर लिखे हुए हैं चाय पीने के, बट नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, एज ए ड्रग के तौर पर यहाँ पर ये फ़ायदे लिखे हुए हैं। ठीक है, सो दैट देखो एक तो फ़ायदा ये लिखा हुआ है डायूरेटिक, पेशाब बहुत आता। ठीक है, चाय पीने से। ठीक है, सो दैट कोई ऐसा मतलब फ़ायदा भी नहीं कह सकते इसको और नुकसान भी नहीं कह सकते, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉफ़ी सीड्स, कॉफ़ी सीड्स, जो कॉफ़ी, अब देखो सर्दियों का टाइम है तो कॉफ़ी जो है सभी बेसिकली पीते हैं, तो कॉफ़ी भी क्या है, CNS स्टिमुलेंट है, हमारे दिमाग को एकदम से क्या कर देती है, फ्रेश कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि दिमाग एकदम से चलने लगता है। ठीक है, दीज आर द ड्राइड राइप सीड्स डेप्राइड ऑफ द मोस्ट ऑफ द सीड कोट ऑफ प्लांट कॉफ़िया अरेबिका। ठीक है, तो कॉफ़िया अरेबिका एक प्लांट है। ठीक है, इसके जो सीड कोट हैं और ठीक है, और जो एज अ मतलब पके हुए सीड्स हैं, पके हुए बीज हैं बेसिकली उनसे हमें ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, इनकी जो फैमिली है वो क्या है, रुबिएसीज की फैमिली है। कंटेन्स करती हैं प्यूरिन एल्कोलाइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और जो मेन एल्कोलाइड है, ठीक है, वो क्या है, कैफीन है। इसी के साथ साथ में थियोब्रोमाइन है, थियोफाइलिन है। ठीक है, एज अदर प्यूरिन एल्कोलाइड्स हैं ये। ठीक है, जो कैफीन है वो प्रेजेंट होता है एज साल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड के तौर पर। ठीक है, एंड कंटेन करता है टैनिन्स, मेनली कैफिक एसिड, इसी तरीके से फेरुलिक एसिड, क्विनिक एसिड और अदर एस्टर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो सीड्स कंटेन हैं, जो मतलब कॉफ़ी सीड्स हैं वो कंटेन करते हैं फिक्स्ड ऑयल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एरोमेटिक एसिड्स वगैरह।
इसकी अब बात करती है थेरेपेटिक एफिकेसी की। तो कॉफ़ी पीने के बाद में जो जो फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे फ़ायदे आप एग्ज़ाम में लिख दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इट इज़ यूज़ एज अ CNS स्टिमुलेंट। CNS स्टिमुलेंट के तौर पे ये काम करता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसको एज अ थोड़ा रिलैक्स करने का काम करता है, थोड़ा सा आपका दिमाग चलने लगता है। बट एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको चाय नहीं मिलेगी, तो आई रिकमेंड यू कि चाय पहले से पहले पी कर जाना, जिससे आपका जो ब्रेन है वो एज ए स्टिमुलेट हो जाए। सॉरी, यहाँ पर कॉफ़ी की बात चल रही है, कॉफ़ी सीड्स है, ठीक है। तो कॉफ़ी या चाय जो भी, वो एग्ज़ाम देने से पहले पीकर जाना है घर से ही, ताकि कि थोड़ा सा ब्रेन भी स्टिमुलेट हो जाए और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। डायूरेटिक के तौर पर काम करता है, ठीक है, यानी कि एज मतलब जो यूरिन है उसको बढ़ाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैफ़ीन की वजह से। कॉफ़ी जो है वो यूज़ की जाती है हाइपोटोनिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है। इसी तरीके से एज ए एनाल्जेसिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वाइडली यूज़ होती है फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर कैंडीज़ में, चॉकलेट्स में, आइसक्रीम्स में, लिक्योर्स में। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी टॉफ़ीज़ वगैरह ऐसी आती हैं, टॉफ़ी है या चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, तो कॉफ़ी फ्लेवर की आती हैं, तो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। नेचुरल सोर्स है ये कैफ़ीन का, ठीक है। कॉज करता है रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन कराता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं, एक्सेप्ट किनको छोड़कर, सेरिब्रल, यानी कि जो हमारी ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं, सेरिबुलर ब्लड वेसल्स, उन्हें छोड़कर, एंड द ब्रोंकियल ट्यूब से इन्हें छोड़कर, बाकी क्या कराता है, रिलैक्सेशन कराता है ये स्मूथ मसल्स में, ओके। तो नेक्स्ट हमारा एक ड्रग और बचा, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा, मतलब चैप्टर नहीं लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट, दैट इज़ कोका, ठीक है। कोका तो कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है कि भाई दीज आर द ड्राइड लीव्स ऑफ इरिथ्रॉक्सिलॉन कोका एंड इरिथ्रॉक्सिलॉन टॉक्सिलेंस। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जो मतलब एकदम से वो अदा नहीं हो पाती, ठीक है। सो दैट थोड़ा मैनेज करिए आप भी। कोका जो है ये बेसिकली जो सूखी पत्तियां होती हैं किस प्लांट की, इरिथ्रॉक्सिलॉन कोका और इरिथ्रॉक्सिलॉन टॉक्सिलेंस, ये जो प्लांट है, इन प्लांट की जो ड्राइड लीव्स हैं, सूखी पत्तियां हैं, वहाँ से हमें बेसिकली ऑब्टेन होती है। और इसकी जो फैमिली है वो फैमिली क्या है इसकी, इरिथ्रॉक्सिलेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं, कोका प्लांट क्या देता है, ट्रोपेन डेरिवेटिव्स एल्कोलाइड्स देता है, जैसे कि कोकेन है, मिथाइल बेंजोइल एगोनाइन है, इसी तरीके से सिनामाइल कोकेन है, मिथाइल सिनामॉइल मॉइलगोनाइन है, ठीक है। इसी तरीके से अल्फा ट्रॉक्सिलिन है, ट्रोपोकेन है, इसी तरीके से बेंजाइल ट्रोपाइन है, डाईहाइड्रोक्सीट्रोपेन है और बेंजोइल एक्गोनाइन है, ठीक है। सो दैट ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं कोका में, ठीक। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है इसका थेरेपेटिक एफिकेसी। तो कोकेन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर ये काम करता है बेसिकली, यानी कि एनेस्थेटिक यानी कि किसी भी चीज़ को सुन करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी चोट लग गई, फॉर एग्जांपल आपके हाथ का ऑपरेशन होना है, सपोज़ करिए, सो दैट उस जगह पर अगर हम इसको लगा दें तो थोड़ी देर के लिए लोकल एनेस्थेशिया ये दे सकता है, ठीक है। दर्द का एहसास थोड़ी देर के लिए नहीं होगा। कोका लीव्स जो है, इसकी जो पत्तियां हैं वो यूज़ होती हैं एज स्टिमुलेंट के तौर पर, रिस्टोरेटिव के तौर पर और कन्वर्जेंस में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोकेन जो है वो रिड्यूस करता है सेडेटिव और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स इफ़ेक्ट्स को मॉर्फिन की और एलाइड ड्रग्स की ड्यू टू CNS स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, CNS स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये, अगर आपको नींद आ रही है, ठीक है, सेडेटिव या रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, इफ़ेक्ट है मॉर्फिन का, तो उसको ऐसा ख़त्म करने का ये काम करता है, ठीक है। दीज यूजेज आर लिमिटेड टू ऑप्थेल्मिक सर्जरी एंड सर्जरी ऑफ एयर, नोज़ एंड थ्रोट। ये जो है मतलब यूज़ होते हैं, लिमिटेड इनका यूज़ किया जाता है सर्जरीज़ में भी, जैसे कि अगर कान की सर्जरी हो रही है या मतलब ऑफ्थेल्मिक आँखों की कोई सर्जरी हो रही है, या एज मतलब थ्रॉट की या नोज़ की हल्की फुल्की अगर सर्जरी हो रही है, तो बेसिकली उनमें इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि किसके तौर पर ये काम करती है, लोकल एनेस्थेशिया के तौर पर भी काम करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम को पढ़ा। इसमें जो ड्रग्स थी उन्हें हमने पढ़ा, नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसी तरीके से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने जाना और काफ़ी अच्छे से हमने इसको कवर अप किया, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईजी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स हैं। हमारी MDS फार्मेसी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक भी आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ 6th लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव्स और उसमें जो ड्रग है रॉफॉल्फिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।